हेलो। सारंग, यूट्यूब में एक बार चेक करो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? क्या हाल है सर? कितने दिन बचे एग्जाम को? बस। चलो सर, शुरू करते हैं रिवीजन। कल मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन घर पे करने के लिए दिया था। और एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, कल मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। किसने किसने घर जाके पढ़ा? किसका आज फर्स्ट डे है? किसका आज फर्स्ट डे है फिर भी कल होमवर्क नहीं पढ़ा? हमें तुम हाथ किस में उठाओगे फिर? आप दोनों? अच्छा, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हो क्या पीडीएफ के लिए? देखो कल तक रैपिड रिवीजन बैच के लिए करीबन 2000-2500 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो उन लोगों को सबको पीडीएफ, टेलीग्राम लिंक, गूगल ड्राइव सब मिल गया है। आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा है, जो फेस टू फेस बैठे हैं, आप लोग एक बार बीस्मार्ट के ऑफिस में हल्ला बोल दो नीचे जाकर के, सर दे दो दे दो। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, तुम लोग एक बार नीचे एक विशाल सर का एक वीडियो है, 17 मिनट का वीडियो है, उतना देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन का वो मिल जाएगा, एक बार कर लो ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक जगह पे मिल जाए। नहीं तो पता चला इसके टेलीग्राम ग्रुप में भग रहे हो, उसके टेलीग्राम ग्रुप में भग रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, रैपिड रिविजन का हमने अलग अलग सब्जेक्ट का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, तो आप सारे सब्जेक्ट के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कुछ समय बाद मैं आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज भी शुरू कर दूंगा। मतलब क्या? मतलब मान लो एक 3-4 दिन बाद से आई पुट ऑन डेली एमसीक्यूज, से 5 एमसीक्यूज इन अ डे। वो 5 एमसीक्यूज आप सॉल्व करते रहोगे, अगले 1 महीने तक आपके एमसीक्यूज भी सारे खत्म हो जाएंगे। और वो भी आईसीआई के अलावा। आईसीआई का तो मैं वैसे भी आपको पूरा क्लास में करवाने वाला हूं, ठीक है? चलो गाइस, वी विल स्टार्ट ऑनलाइन। मेरे को अपना अपना अटेंडेंस लगा के दो। बताओ कौन कौन आ रखा है, नाम दिखाओ। अपनी शक्ल तो दिखा नहीं सकते तुम, फटाफट हाय हाय मारो। अरे हाय HAI वाला नहीं, HI वाला, जल्दी। नहीं आ रहा है, नालायक कहीं का। अच्छा, अभी के लिए जिसको एक बार मेरे लॉक इन नोट से आप shubhamsinghal.com में जाओगे, फ्री रिसोर्सेस में जाओगे, वहां पे समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक पूरा ओपन अपलोडेड है, ठीक है? ओके चलो गाइज, वी विल स्टार्ट। आज क्या करने वाले हैं सर हम? सेकेंड चैप्टर पूरी कोशिश करेंगे जितना सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो सके। तुम लोग ऐसे ढीले मत बैठना। ऑनलाइन वाले कल कहते हैं सर कल ही 3rd चैप्टर खत्म करवा देते, कल ही 2nd चैप्टर खत्म करवा देते। हम तो फुल जोश में आए थे। तो तुम लोगों को भी उस तरह का एनर्जी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा आपस में कंपटीशन नहीं, हमारा पूरे इंडिया में कंपटीशन है, ठीक है? शुरू करें। सर आपके पास जो भी नोट्स है खोल लो, जो भी मटेरियल है खोल लो। मैं आपके लिए सेक्शंस को फ्लो में लेकर के जाऊंगा ताकि आप सेक्शंस देख सको। Chapter 2, incorporation of a company and matters incidental thereto. Incorporation of a company and matters incidental thereto. यहां पे मैंने आपको एक बात बता देना है, कंपनीज को अगर आप लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करोगे, किसके बेसिस पे? लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करोगे, तो कंपनी 5 तरह की होती है। पहले 2 तरीके से डिवाइड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में 2 होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और एक तरफ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी में 2 तरह से होता है, एक लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। और अनलिमिटेड में क्या होता है? अनलिमिटेड में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग शेयर कैपिटल। तो 5 तरह के लाइबिलिटीज के बेसिस पे कंपनी जो है वो डिवाइड हो गए, बस। हाँ, अब सर शुरू करते हैं ये चैप्टर। कल हमने इस चैप्टर का सेक्शन 3 और सेक्शन 7 पढ़ा था। सेक्शन 3 और सेक्शन 7 पढ़ा था। एक बार फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक बार फिर से बता दूंगा ताकि पूरा सीक्वेंस में खत्म हो जाए, सेक्शन 3 से लेकर के 22 तक। सेक्शन 3 क्या था सर? सेक्शन 3 था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी फॉर्म करने के लिए, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कितने लोग फॉर्म करेंगे? मिनिमम 3। मिनिमम 3? अरे मिनिमम 7 in case of a public company, minimum 2 in case of a private company, and minimum 1 in case of a 1-person company. कैसे बनोगे आप शेयर होल्डर? बाई सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। ये क्या हो गया? कंपनी फॉर्म हो गई। उसके बाद वहीं पे प्रोवाइजो में लिखा हुआ था नॉमिनेशन क्लॉज के बारे में। 1-person कंपनी का मेमोरेंडम जो होता है, 1-person कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, उसमें आपको एक नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा। वो नॉमिनी कौन होगा? वो बंदा होगा जो इन द इवेंट ऑफ डेथ
और इन कैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। पर क्या मैं ऋतिक रोशन को बना सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को उसका रिटन कंसेंट लगेगा। ऋतिक रोशन ने रिटन कंसेंट दे दिया तो मैं बना सकता हूं। आ जाओ सपने से बाहर, वापस आओ और सुनो। उसके बाद आपने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या नॉमिनी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, प्रेस्क्राइब फॉर्म में नोटिस दे करके। क्या आप नॉमिनी का नाम रिप्लेस कर सकते हो? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। जो सोल मेंबर है, जो सोल मेंबर है वो इंटीमेट करेगा नॉमिनी को और कंपनी को कि मैं ये नाम रिप्लेस करना चाहता हूं। कंपनी कौन सी कंपनी सर? 1% कंपनी। और जैसे ही 1% कंपनी को पता चलेगा वो चला जाएगा रजिस्ट्रार के पास कि भैया ये रहा नॉमिनेशन का विड्रॉ, नॉमिनेशन को रिप्लेस करना है। ये पूरा कहां लिखा हुआ था? आपके सेक्शन 3 में लिखा हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 3A, मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल। ये पढ़ा हमने, कल पढ़ा था ना? हाँ, मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल क्या होता है सर? लॉ कहता है, सुनना लॉ में क्या लिखा हुआ है, रिवीजन बैच है, समझाऊंगा ज्यादा नहीं, सुनना। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 7 or 2 as the case may be and the company continues business for more than 6 months, 6 महीने से ज्यादा, देन आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 months, जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे, दोज कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स who were cognizant, जिनको पता था कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, they will be severally liable for the whole debts of the company and can be severally sued। क्या कहा मैंने? सेवरली लायबल भी होंगे और सेवरली सू भी कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है सर? 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चल रहा है, और जो डायरेक्टर कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है ना, उन लोगों को पता था नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये था आपका सेक्शन 3A। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 4, 5, 6 करेंगे, फिर 7 पे आएंगे अपन। 4 क्या है सर? सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट, ओ मा गो, वेयर इज इट? हाँ, सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, आपको रजिस्ट्रार को देना होता है। मेमोरेंडम में 6 चीजें लिखी जाती है। 6 थिंग्स दैट आर रिटन इन द मेमोरेंडम। नंबर 1, नेम क्लॉज। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाओगे डिपेंडिंग ऑन योर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। दोस्तों, मूवी देखने नहीं आए हो, रट्टा मारने आए हो। सारी चीजें समझ लो, याद कर लो, घर जाके काम कम हो जाना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज मेरे साथ याद कर लो। ऐसा घर पे बैठे हुए लोग ऐसा बैठ करके मूवी जैसा मत देखो, तुम सुन लो, याद कर लो, यही काम खत्म कर लो और फिर चले जाना। सुनो मैंने क्या कहा, सेक्शन 4 में 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम में। पहला होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखते हो? पूरा नाम और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। उसके बाद स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। क्या आता है सर? स्टेट। क्या सिटी लिखते हो? नहीं। अगर मेरा ऑफिस पुणे में है तो मैं क्या लिखूंगा? महाराष्ट्र, स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। कंपनी क्या क्या काम करेगी। फोर्थ, लायबिलिटी क्लॉज, दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड या अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड होगा तो आपको बताना पड़ेगा लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है। अब भाई लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या? जितना मैंने शेयर्स खरीदा है उसमें जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना पैसा देने की मेरी लायबिलिटी है। और लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या? जितना अमाउंट मैंने प्रिस्क्राइब मैंने लिखा है उतना मैंने देने की लायबिलिटी है और कुछ भी मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो आप क्या बताओगे? लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड है, ये आप बताओगे। उसके बाद लिखते हो आप ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होता है सर? मतलब आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू पर शेयर क्या होगा, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या आएगा, ठीक है? उसके बाद आप सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का भी नाम लिखोगे। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन होते हैं सर? वो लोग जो बोलते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, तुम एक बार इनकॉर्पोरेट तो करो कंपनी को, ठीक है? तो उनका भी नाम और कितने शेयर्स वो लेना चाहते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर 1% कंपनी है तो आपको नॉमिनेशन क्लॉज भी डालना पड़ेगा। वो बंदे का नाम जो इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर विल बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सर मैंने कहा 6 क्लॉज। अगर आप मेरे नोट्स में देखोगे 6 डब्बे डले हुए हैं। 6 डब्बे क्या है सर? देखो सर, ये डब्बे बनाने का रीजन क्या है मैं बताता हूं। क्लास एग्जाम में ऐसा कई बार होता है कि आप लोगों को ना डेजा चू होता है। डेजा चू मतलब क्या? आप लोगों को ना ऐसा लगता है यार ये ना नोट्स में लेफ्ट साइड में नीचे डब्बे में लिखा हुआ था, तो तुमको याद भी आता है, अच्छा डब्बे में ऊपर 3 डब्बे में नीचे 3। वो डब्बे में डब्बा वाला नहीं भाई, डब्बे में ऊपर 3 पॉइंट डब्बे में नीचे 3 पॉइंट, और आपको याद आता है हाँ लेफ्ट में ये था राइट में ये था। इसीलिए मैं जनरली पॉइंटर्स को डब्बे में डाल देता हूं जहां मेरे को लगता है। तो 6 पॉइंट क्या हो गए सर? पहला नेम क्लॉज, दूसरा स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा ऑब्जेक्ट, फोर्थ लायबिलिटी, फिफ्थ ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड सिक्स्थ इन केस ऑफ 1% कंपनी द नॉमिनी क्लॉज। अब सर ये जो मेमोरेंडम है ना, ये मेमोरेंडम में ये सारी चीजें डालोगे। अब सर कुछ बातें नेम क्लॉज की कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉजेस, जब आप नेम डिसाइड कर रहे हो, एक कंपनी का नामकरण कर रहे हो, तो IOU का ध्यान रखना।
IOU का ध्यान रखना। IOU क्या होता है सर? वो AEIOU होता है ना, क्या कहते हैं उसको? कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, ठीक है। तो AEIOU होता है, उसका IOU, ठीक है। I आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, आपका नाम किसी और से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। O इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं होना चाहिए वो नाम। मैंने नाम रखा कंपनी का अपन मर्डर करेगा लिमिटेड, ऐसा नहीं चलेगा भाई, तुम ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते। और तीसरा, यू इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो IOU का ध्यान रखना, पहला आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू और टू क्लोजली रिजेंबल टू द नेम ऑफ एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब मैंने एक कंपनी बनाई एबिबास, अरे है ना एडिडास, मैंने बना पोमा, है ना, तो इट शुड नॉट बी वेरी आइडेंटिकल। दूसरा, ओ इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों कंडीशन कौन मीट करेगा? आपका नाम क्लॉज। अब सर ये तो हो गए बेसिक, उसके अलावा इन्होंने बोले सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नाम प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। अब वो जो नाम प्रिस्क्राइब करेगा वो तुम अगर यूज करना चाहते हो अपने नाम में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी बनाई नरेंद्र मोदी लिमिटेड, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम है। प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर मैं अपने कंपनी में यूज करना चाहता हूं ना, मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सर ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नाम प्रिस्क्राइब किए हैं। कौन से नाम प्रिस्क्राइब किए हैं सर? ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम। सर ये याद करना है क्या? याद करके दिखाओ, करना है क्या? छोड़ो, करके दिखाओ। अगर एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा ना कि भाई बताओ कौन कौन से नाम सीजी ने प्रिस्क्राइब किया, वहां लिखा ना, तू बता के दिखा, तू लिख के दिखा। कैसे याद करोगे भाई? रैंडम नाम है, एक बार इसको बस पढ़ लो ताकि तुमको एग्जाम में दिखे तो देखा देखा लगे। बोर्ड हो गया, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, ये नाम और भी अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिए हुए थे हमारे स्टडी मॉड्यूल में, मैंने उसको फिर भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। उसके बाद क्या है? नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम और सीएम, ये हो गए बेसिक नाम। अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, ठीक है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, कोर्ट, जुडिशियरी, स्टैट्यूट, कभी नहीं याद होना। डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल स्केल, समझे सर? सिर्फ ये है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, और टेंशन मत लो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि एग्जाम में आया है और तुमने नहीं लिख पाए। एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं पूछता है। ये सारे नाम अगर तुम यूज करना चाहते हो तो तुमको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सीजी। सर सीजी में कौन अप्रूवल देगा? मोदी जी? नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उसको इन्होंने पावर दिया है कि तुम अप्रूवल दे देना। उसके बाद सर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स चलते रहते हैं, जन धन योजना, आत्मनिर्भर, स्वच्छ भारत। अगर मैंने अपनी कंपनी का नाम लगाया जन धन योजना प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? नहीं, तुम एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो विच शोज द पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रिलेट्स टू एनी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहा मैंने? तुम कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो विच शोज पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है तुम पे। अगर मैंने कंपनी बनाई अमित शाह की कंपनी, अरे अमित शाह की कंपनी मतलब ऐसा लग रहा है अमित शाह का मेरे पे सपोर्ट है, पर वो जानता भी नहीं है मेरी कंपनी का नाम। तो अगर तुम ऐसा कोई नाम यूज कर रहे हो जिसमें सीजी या एसजी का पैट्रोनेज दिखता है, या तुम सीजी या एसजी के किसी स्कीम को कॉपी करके नाम बना रहे हो, तो उसमें भी आपको किसका अप्रूवल लगेगा? आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो सर मैंने क्या कहा? पहले IOU चेक कर लेना, ये नाम तो प्रोहिबिटेड है। आइडेंटिकल होगा, अनडिजायरेबल होगा, ऑफेंसिव होगा, तो ये तो प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने प्रेस्क्राइब की, अगर वो सब यूज करना चाहो तो आपको कर सकते हो, लेकिन सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या पड़ा सर? उसके बाद मैंने एक और चीज बोली, सुनो। अगर मैं अपने नाम में मैं बनाना चाहता हूं ABC म्यूचुअल फंड लिमिटेड, अभी मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, मतलब म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने वाला हूं मैं। म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है सर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी करके एक अथॉरिटी है, वो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है। तो लॉ कहता है जब कोई ऐसा वर्ड तुम यूज करते हो ना जिसको कोई और रेगुलेट कर रहा है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाई कर लेना। मतलब अगर मान लो मैंने वर्ड यूज किया बैंक, तो बैंक को कौन मॉनिटर कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा और उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई कर लूंगा, और फिर मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा कि भाई मैं अपने नाम में म्यूचुअल फंड वर्ड यूज कर रहा हूं और सेबी के सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो गए। या फिर मैं अपने नाम में बैंक वर्ड यूज कर रहा हूं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे वर्ड्स कंप्लाई हो गए। तो इस तरह की चीजें मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को रेगुलेटर का, रेगुलेटर मतलब कौन? RBI हो गया, सेबी हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, IRDA, ऐसे सारी चीजें, इन लोगों का मेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा सर? रिजर्वेशन ऑफ नेम, IOU। I आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए,
ओ ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, यू अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके लिए आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद मैंने कहा अगर कोई रेगुलेटर आपको रेगुलेट करता है तो उसका भी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर लिया है, ऐसा एक डिक्लेरेशन दे देना बस। सर मान लो मैंने एक नाम सोचा द रैंकर्स वे लिमिटेड। अब क्या इसको मैं नाम को रिजर्व करवा सकता हूं? बिल्कुल आप रिजर्व करवा सकते हो। रिजर्व करवाने के लिए आपको एमसीए के पोर्टल में जाना पड़ेगा, वहां पे दो तरह के फॉर्म मिलते हैं, एक है रन RUN विच इज रिजर्व यूनिक नेम, या फिर एक है स्पाइस प्लस। स्पाइस मतलब क्या होता है सर? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तुम लोग रिविजन के लिए आया है ना? पक्का ना? मतलब अभी नवंबर में एग्जाम है और तुम्हारा एक बार लॉ पढ़ के हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। मैं रन का फुल फॉर्म पूछा, तुम मेरे को ऐसे देख रहे हो आज ये कुछ नया बताएगा। अरे सुनो नलायको, मुक्ता, ईस कॉर्प, हिमांशु, तुम लोगों का, हाँ तुम्हारा इतना बड़ा गर्ग नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, दो फॉर्म होते हैं सर अगर आपको नाम रिजर्व करवाना है। मैंने सोचा था रैंकर्स वे लिमिटेड है, मैं सोचा इससे पहले कि कोई कॉपी कर ले, मेरे को नाम रिजर्व करना है, तो रिजर्व करवाने के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा किसको? आरओसी को। अब अगर मैं एक नई कंपनी हूं, आई एम अ न्यू कंपनी, आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी, देन इन दैट केस आई विल यूज द फॉर्म स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये वो प्रोफॉर्मा है जिसमें मैं नई कंपनी इनकॉर्पोरेट भी करता हूं और मैं अपना नाम भी रिजर्व करवा लूंगा। पर अगर मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूं, जैसे कि रिलायंस का नाम पहले हुआ करता था माई नाइलॉन लिमिटेड, माई नाइलॉन लिमिटेड के बाद उन्होंने नाम चेंज किया रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके बाद वापस चेंज किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस तरीके से जब आप नाम चेंज कर रहे हो तो आपको अपना नाम रिजर्व करवाना है तो आप करवा सकते हो। तब आप फॉर्म भरोगे RUN, रिजर्व यूनिक नेम। जब आप रिजर्व यूनिक नेम का एप्लीकेशन दे दोगे ना, आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए रिजर्व हो जाएगा क्या? नहीं। अगर आप एक न्यू कंपनी हो तो आपका 20 डेज के लिए नाम रिजर्व होगा, पर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो जो नाम बदल रहा है तो आपका नाम 60 डेज के लिए रिजर्व होगा। समझे मेरी बात? कितने दिन के लिए होता है सर? 20 डेज और 60 डेज। मालिक एमसीक्यू में आता है ये। मैंने क्या कहा? क्या आप नाम रिजर्व करवा सकते हो? बिल्कुल रिजर्व करवा सकते हो सर। अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो 60 डेज मिलेगा, न्यू कंपनी हो तो 20 डेज मिलेगा। सर न्यू कंपनी को 20 डेज क्यों मिलता है? कम क्यों मिलता है? एग्जिस्टिंग कंपनी को 60 दिन क्यों मिलता है? क्योंकि तुम लॉजिकली सोचोगे ना, आरओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको पता है ये एग्जिस्टिंग कंपनी कहीं नहीं जाने वाला, ये नाम बदल के ही रहेगा। पर ये न्यू कंपनी का कोई भरोसा नहीं है भाई, ये आके नाम रिजर्व करके भाग गया, इसको इंटरेस्ट नहीं है कंपनी बनाने में। तो हमने बोला तेरे को सर 20 दिन देंगे, तो एग्जिस्टिंग कंपनी को हम 60 डेज का टाइम देंगे रिजर्व करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, नामकरण में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के नाम के आगे आप क्या लगाते हो? प्राइवेट लिमिटेड कि पब्लिक लिमिटेड? सर गवर्नमेंट कंपनी में द सफिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, सफिक्स की जरूरत नहीं है। ओपीसी में क्या लगाते हो सर? सर ओपीसी जो होता है 1% कंपनी, बाय नेचर वो प्राइवेट कंपनी होता है कि पब्लिक कंपनी होता है? अरे पब्लिक होता है ना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड तो यूज करोगे, पर वो तो ओपीसी भी है, तो आप ब्रैकेट में ओपीसी लिखोगे। तो अगर मैं एक कंपनी बना रहा हूं एबीसी ओपीसी, तो मैं लिखूंगा एबीसी ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड दो बार लिमिटेड कि एक बार लिमिटेड? एक बार ना, पक्का, ठीक है। ओके सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम। और रिजर्वेशन कब तक होगा? 20 डेज के लिए इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड 60 डेज के लिए इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड 20 डेज इन केस ऑफ एन न्यू कंपनी और प्रपोज कंपनी। उसके बाद सर समझो 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 समझो, लास्ट पॉइंट, अगर मैंने अपना नाम रिजर्व करवाते वक्त कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, अगर मैंने अपना नाम रिजर्व करवाते वक्त कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, तो क्या होगा? तो डिपेंड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है अभी तक, मैंने नाम गलत इंफॉर्मेशन दिया था और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, तो वो मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे और मेरे पे पेनल्टी लगा देंगे 1 लाख रुपए तक की। क्या कहा मैंने? अगर मैं रजिस्ट्रार को फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसने मेरे को पकड़ लिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो मेरे को क्या ऑर्डर मिलेगा? मेरा नाम रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे और मेरे पे पेनल्टी लगा देंगे 1 लाख रुपए तक की। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो रजिस्ट्रार क्या है? 3 ऑर्डर पास कर सकता है। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कौन ऑर्डर पास कर रहा है सर? रजिस्ट्रार। क्या ऑर्डर पास कर रहा है? पहला, इट विल ऑर्डर यू टू चेंज योर नेम. It will direct the company to change the name and such name will have to be changed within 3 months. 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या पास करके? OR पास करके। क्या पास करके कहा मैंने? OR पास करके। सर SR नहीं, OR पास करके, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने क्या कहा?
पहला नाम चेंज हो सकता है, दूसरा स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एंड थर्ड मेकिंग अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मेकिंग अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्या बोल रहे हो सर? सर रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑर्डर दे रहा है, आपने रजिस्ट्रार को गलत इंफॉर्मेशन दिया था। अपने पुणे के रजिस्ट्रार है मिस्टर मंगेश करके, अपने पुणे के एक रजिस्ट्रार है, उनको पता चला आपने ना गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, या तो वो आपको ऑर्डर देगा नाम चेंज कर भाई, या फिर वो ऑर्डर देगा कि भैया तुम्हारा नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से, या फिर वो ऑर्डर वाइंडिंग अप का खुद नहीं दे सकता सर। वाइंडिंग अप का ऑर्डर, वाइंडिंग अप मतलब क्या? कंपनी को बंद करके असेट्स बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करना। वाइंडिंग अप का ऑर्डर हमेशा कौन देता है सर? हमेशा देता है ट्राइब्यूनल। तो रजिस्ट्रार ऑर्डर नहीं दे सकता, रजिस्ट्रार ट्राइब्यूनल को पिटीशन फाइल करेगा कि हे मालिक प्लीज इसका वाइंडिंग अप करवा दो, और ट्राइब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा। पढ़ो सर क्या लिखा है, वेयर आफ्टर रिजर्वेशन if it is found that the name was applied by furnishing wrong or incorrect information, then A, if the company is not yet incorporated, नहीं बनी है तो क्या करोगे सर? उसका रिजर्वेशन कैंसिल कर दोगे और 1 लाख तक का पेनल्टी लगा दोगे। बट अगर कंपनी बन गई है तो आप क्या करोगे? उसको चेंज करने बोलोगे 3 महीने के अंदर। जैसे जैसे ऑर्डर दिया ना 3 महीने के अंदर चेंज कर देना, और OR पास करके, SR पास नहीं करना पड़ेगा। एंड टेक एक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तीसरा वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल कर सकता है। ये क्या हुआ सर? समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या हुआ? फिर से हमको जरा स्मॉल कंपनी वगैरह का डेफिनेशन पढ़ा दो ना सर, अच्छा लग रहा था। फाउंडेशन का भी कोर्स था, मजा आ रही थी हमको, है ना? तुम लोगों ने पता है ना आगे हमको बोर्ड रिपोर्ट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, हा पोल, और उसके बाद इतने बड़े बड़े स्क्रूटिनाइजर, ये सारे अपने को पढ़ने हैं, पता है ना? तो थोड़ा गियर मारो, गेड़ी लगाओ गाड़ी विच। चलो सर सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा? मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं हम अभी भी, सेक्शन 4 में। मेमोरेंडम में नेम क्लॉज में घुस करके अपन ने इतना डिस्कशन किया कि IOU का ध्यान रखना, सीजी का नाम अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके लिए सीजी का अप्रूवल ले लेना, रेगुलेटर्स अगर घुस रहे तो रेगुलेटर्स का कंप्लायंस कर लेना, नाम रिजर्व करवा लेना। अगर रिजर्व करवाते वक्त फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा तो तुम पे पेनल्टी लगेगी या तुम्हारा नाम भी कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद सर मेमोरेंडम बनता कैसे? मेमोरेंडम बनाने के लिए अपना जो शेड्यूल 1 है, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स हैं, 7 में जो 7 शेड्यूल 1 है उसमें टेबल्स हैं, टेबल ABCDE, ये 5 टेबल जो है शुरू के, ये बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ये टेबल में से कोई भी फॉर्मेट उठा करके आप मेमोरेंडम चाहो तो बना सकते हो, या पूरा का पूरा अपना खुद का भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया सर आपके मेमोरेंडम के बारे में, समझे? अब सर आगे व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक केस लॉ, कोई बताना चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का? एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन वर्सेस रिची का केस लॉ। सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी हुई है तो इट कैन नॉट बी डन बाय द कंपनी। जो चीजें ऑब्जेक्ट क्लॉज में है कंपनी उतना ही कर सकता है, उसके अलावा सब कुछ कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, कंपनी के पावर के बियॉन्ड है। अगर कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाकर के काम कर रहा है, सच एक्ट विल बी वॉइड एंड इट शिल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी नॉर द अदर पार्टी। इस केस में कोई भी सू नहीं कर सकता, कोई भी केस नहीं कर सकता, ना कंपनी केस कर सकती है ना सामने वाला केस कर सकता है। और सर अगर एक कंपनी ने अपने पावर के बाहर जाके एक्ट किया, पावर के बाहर जाकर के मतलब क्या सर? मेरी कंपनी है बुक्स बेचती है, मैं बुक्स बेचता और कुछ नहीं, मैंने अचानक से चश्मा बेचना शुरू कर दिया, तो क्या मैं अपने पावर के बाहर जाके काम किया? हाँ। अब सर अगर शेयर होल्डर्स बोलेंगे मेरे को आके कि कोई बात नहीं शुभम, चल हम माफ कर रहे हैं, हम तुम्हारा पूरा रैटिफाई कर दे रहे हैं, हम सारे शेयर होल्डर्स मिलकर तुम्हारी हरकत को रैटिफाई कर दे रहे हैं, क्या चलेगा? लॉ कहते हैं नहीं, इवन ऑल द शेयर होल्डर्स टुगेदर कैन नॉट रैटिफाई सच एक्ट। अगर एक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ लिखा है तुम उतना ही काम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाकर के काम नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर भर भर के आए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट आपके एग्जाम में। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? सुनो, in case of a company whatever is not stated in the memorandum is prohibited by the doctrine of ultra vires। जो भी नहीं लिखा है वो prohibited है। an act which is ultra vires is void and does not bind the company, कंपनी इससे बाइंड नहीं होगी, and the company or the contracting party cannot sue on it, और कोई भी शेयर होल्डर्स जो है वो उसको रैटिफाई भी नहीं कर सकते। मैंने 4 पॉइंट बोला सर, और ये 4 पॉइंट आपको आपके आंसर में लिखने होते हैं, क्योंकि इतने ही 4 पॉइंट आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं और इतने ही 4 पॉइंट आपके सजेस्टेड आंसर में भी लिखे होते हैं। पहला पॉइंट, एक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करने के लिए प्रोहिबिटेड है। सर देखो प्रोहिबिटेड कीवर्ड हो गया। दूसरा, अगर उसने काम कर लिया तो वो वॉइड है एंड इट शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तीसरा, कोई उस पर सू नहीं कर सकता, और चौथा, उसको शेयर होल्डर्स रैटिफाई भी नहीं कर सकते। 4 पॉइंट है सर, समझा?
ओके सर, उसके बाद इसमें दो केस लॉ हम पढ़ते हैं, एक राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिलेंद्र है, यहां पे शिलेंद्र लिखा है, इसको शिवेंद्र कर दो, हमारे मॉड्यूल में भी शिलेंद्र लिखा है, उसको शिवेंद्र नाथ दत्ता कर दो। एक राजेंद्र नाथ वर्सेस शिवेंद्र नाथ का केस लॉ है, इसमें इन्होंने बोला कि कंपनी अगर अपने पावर के अंदर रह के काम करती है, लेकिन डायरेक्टर अगर अपने पावर के बाहर जाकर के काम करता है, तो वो एक्ट को अल्ट्रा वायर्स नहीं इंट्रा वायर्स कहते हैं, और अगर इंट्रा वायर्स है तो उसको शेयर होल्डर्स रैटिफाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा सर, एक होता है कंपनी के पावर के बाहर, अगर कंपनी के पावर के बाहर जाकर के कर रहे हो तो वो तो तुम नहीं कर सकते, पर अगर एक है कंपनी के पावर में है पर डायरेक्टर्स के पावर के बाहर था, तो उसको अल्ट्रा वायर्स नहीं उसको इंट्रा वायर्स कहते हैं, और इंट्रा वायर्स एक्ट जो है उसको शेयर होल्डर रैटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट केस लॉ, एशबरी रेलवे कैरेजेस वर्सेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ बोल रहे, अरे एशबरी रेलवे कैरेजेस वर्सेस रिची का केस है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया था। जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता है, उधर कैसा क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या डिसाइड किया था, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना सर, यहां पे जो मेमोरेंडम था किसका, एशबरी का जो मेमोरेंडम था, वहां पे लिखा हुआ था एशबरी क्या करेगी, रेलवे कैरेजेस और वेगन्स बनाएगी और बेचेगी, रेलवे कैरेजेस और वेगन्स बनाएगी और बेचेगी, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करेगी और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करेगी। ऐसा कहां पे, तुम लोगों के बुक्स कहां हैं, वेयर आर योर बुक्स? तुमको क्या लग रहा है लॉ जैसा सब्जेक्ट तुम मेरे को देख के सीख लोगे क्या? डू यू थिंक बाई जस्ट बाई लुकिंग एट मी यू लर्न लॉ? By not trying to mug up from your book, he is reading from his book. You are looking at me ऐसे, हाँ सर बचपन से सपना था ऐसे किसी क्लास में बैठेंगे। अरे बुक तो लाओ, कोई तो बुक लाओ, कौन सी बुक है आपके पास? कोई तो बुक से पढ़ो, पलटाओ तो सही पेजें। मैं बोल रहा हूं 100 बार, शुभम फोन में अपने shubhamsinghal.com वेबसाइट पे जाओ, फ्री रिसोर्सेज पे जाओ, वहां पे एक बार खोल लो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को देख के लॉ थोड़ी याद होएगा, थोड़ा तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। चलो सुनो सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, एशबरी रेलवे वर्सेस रिची का केस लॉ। एशबरी के केस में क्या हुआ था, उनके मेमोरेंडम में कुछ चीजें लिखी हुई थी, अब उन्होंने मेमोरेंडम से बाहर जाकर के काम किया, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर के काम किया, तो वहां पे हाउस ऑफ द लॉर्ड्स आया और लॉर्ड ऑफ द रिंग नहीं भाई, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स आया, और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ने क्या डिसीजन दिया, दो चीजें डिसाइड की। सबसे पहला, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करता है तो वो हरकत जो है वो वॉइड है, इट इज एब्सोल्युटली वॉइड। और दूसरा, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ने क्या कहा, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स एक कमरे में बैठ करके बोल देना कि कंपनी ने जो किया वो सही है, फिर भी वो गलत है, क्यों, शेयर होल्डर्स रैटिफाई नहीं कर सकते अल्ट्रा वायर्स एक्ट को। दो बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले थे सर एशबरी के केस से, पहला वो जो हरकत है वो वॉइड है, और दूसरा सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी क्या नहीं कर सकते, रैटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम में एशबरी का केस लॉ सीए इंटर लेवल पे तो नहीं आता है, फाउंडेशन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट था, पर यहां पे कॉन्सेप्ट remains the same and hence it is very important। क्या, एक तो void है, दूसरा ratify नहीं कर सकते, समझा? ओके सर, अब सर ये हो गया अपना सेक्शन 4। थैंक यू सेक्शन 4 फॉर कमिंग इनटू आवर लाइफ। सेक्शन 4 क्या था, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस थे और नाम के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी। अब पढ़ेंगे सर सेक्शन 5। व्हाट इज सेक्शन 5? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? जैसे मेमोरेंडम होता है जिसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं जिससे कंपनी मैनेज होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है विच इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एज इट इज उठ करके एग्जाम में आता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है सर? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में अपने को 3 पॉइंट याद रखने, 3 पॉइंट याद रखने, मेरे साथ याद करोगे। सबसे पहला, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का इफेक्ट क्या होता है, दूसरा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कब होता है, और तीसरा नोटिस टू रजिस्ट्रार। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है अपने को। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का इफेक्ट क्या होता है सर? सर जनरली क्लास में अपन इसका बहुत लंबा एग्जांपल लेते हैं, पर अभी आपको पता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या। अगर आपको आर्टिकल अमेंड करना है तो आपको क्या पास करना पड़ता है? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैंने अगर कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया कि भैया ये वाला प्रोविजन जो है ना एओए का, ये एसआर से चेंज नहीं होगा, इसको चेंज करने के लिए 90% वोट लगेगा या 100% वोट लगेगा, मतलब क्या मैं एसआर से ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा हूं चेंजेस, तो उसको कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बेसिकली मीन्स दैट यू आर एडिंग अ प्रोविजन दैट सेज दैट प्रोविजन ऑफ एओए कैन बी चेंज्ड only after more restrictive procedure is followed। more restrictive मतलब क्या सर? एसआर में 75% लगता है, more restrictive मतलब 85, 90, 95, 100। तो वो अगर फॉलो होगा तभी ये प्रोविजन चेंज हो पाएगा, तो उसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन देते हैं। मतलब सर मान लो एक लाइन लिखी हुई है, एओए में एक लाइन लिखी हुई है, उसको चेंज करने के लिए क्या लगता है? एसआर।
तो मतलब समझो एक वहां ताला लगा हुआ है, बड़ा वाला ताला, उसके ऊपर मैंने एक और छोटा ताला मार दिया। मैंने बोला ये वाला प्रोविजन जो है ना, ये चेंज करने के लिए तुमको एसआर से भी ज्यादा तुमको रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन प्रोसीजर कहते हैं सर। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या है, पढ़ो सर। इफेक्ट क्या है? पहला, AOA may be altered only if condition or procedure that are more restrictive than applicable in SR are met or complied with। AOA को alter कर सकते हो, लेकिन SR से more restrictive procedure आपको follow करना पड़ेगा। सर the key word is more restrictive than SR, more restrictive than SR। ये आपका इफेक्ट हो गया सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालने का। सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जो है वो पूरे AOA में डालूंगा कि कुछ प्रोविजंस में डालूंगा? आप जैसी मर्जी, आपको एक में डालना है एक में डालो, 10 में डालना है 10 में डालो, पूरे AOA में डालना है पूरे AOA में डालो। सर क्या मैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा के ये बोल सकता हूं कि मैं ना 85% नहीं, मैं ना 65% में चेंजेस करना अलाउ कर दूंगा? नहीं सर, SR से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप आर्टिकल में डालते कब हो? तो मैंने कहा देख, दो समय पे डाल सकते हैं। पहला, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। दूसरा, उसके बाद कभी भी अमेंडमेंट करके डाल सकते हो। फॉर्मेशन मतलब क्या, जब हम कंपनी बना रहे हैं, AOA बनाते हैं, उसमें डाल दिए, वेरी गुड। वरना तुम बाद में अमेंडमेंट भी कर सकते हो। अगर अमेंडमेंट कर रहे हो ना, तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने शेयर होल्डर्स का सर? अगर पब्लिक कंपनी है तो 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये लेने के बाद ही आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। एक बार फिर से सुनना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे डाल सकते हो? इधर at the time of formation of the company or by subsequently amending the article of association। अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो या तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, और अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको OR पास करना पड़ेगा। वही तो बोला मैं, OR बोला क्या? ओ, किसको किसको नहीं सुनाई दिया? नालायको, SR पास करना होगा सर। SR पास करके आप क्या कर सकते हो? ऑल्टर कर सकते हो। मैंने बोला 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला, इफेक्ट कि आपको SR से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव। दूसरा, कब डालोगे प्रोविजन एंट्रेंचमेंट का? गंदी सोच। मैंने कहा कब तुम इंक्लूड करोगे? जब तुम एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन या तो फॉर्मेशन में या अमेंडमेंट में। और तीसरा नोटिस टू ROC। जब भी तुम कभी एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंक्लूड करोगे ना, जब भी तुम कभी एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंक्लूड करोगे ना, तो तुम वो नोटिस दे देना ROC को, एक नोटिस भेज देना ROC को कि ROC ये रहा, हमने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंक्लूड कर लिया है। कब इंक्लूड करते हो सर? फॉर्मेशन के वक्त और अमेंडमेंट करके। तो अगर फॉर्मेशन या अमेंडमेंट के वक्त कर रहे हो तो उसके बाद एक नोटिस दे देना ROC को। तो 3 स्टेप सर, इफेक्ट, कब इंक्लूड करोगे, और नोटिस टू ROC। ये 3 चीजें एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन के बारे में आपको हर आंसर में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना है। अब सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं तो AOA का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? AOA का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? जैसे अपना टेबल A से लेकर के E तक किसका था? MOA का था। वैसे F से लेकर के J तक आपका AOA का है। पर सर एक बार ना सीक्वेंस का ध्यान दे देना यहां पे। वैसे तो MCQs में आने के डर है, पर एक बार सीक्वेंस को ध्यान दे दो। मैंने कहीं बना रखा है क्या यहां? नहीं। सुनो 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 प्लीज। अगर मैं कंपनीज को 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक है लिमिटेड, एक है अनलिमिटेड। लिमिटेड का 2 पार्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में 2 पार्ट, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। अबे लिख, हैविंग शेयर कैपिटल। और इधर अनलिमिटेड में 2 पार्ट, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 कंपनीज हो गए। अब जब आप पहले तो ध्यान दो, पहले मैंने नॉट हैविंग शेयर कैपिटल लिखा है। जब मैंने स्प्लिट किया है तो पहले मैंने नॉट हैविंग लिखा है, बाद में हैविंग लिखा है। अब आप कैसे डालोगे? मेमोरेंडम का फॉर्मेट है A, B, C, D, E और AOA का फॉर्मेट है F, G, H, I, J। ओ माय गॉड सर, पहले तो कंपनी को स्प्लिट करना सीख जाओ, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। पहले गारंटी में लिखोगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर लिखोगे हैविंग शेयर कैपिटल। अभी मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल का आर्टिकल कौन से टेबल में होगा? तो आप ये चार्ट बनाओगे क्या क्लास में बैठ के, एग्जाम हॉल में? नहीं, दिमाग में बनाओ। लिमिटेड अनलिमिटेड, लिमिटेड शेयर्स गारंटी, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। ये बन गया। उसके बाद ABCD लाइन से लिख देना और F लिख देना, GH को उल्टा कर देना, IJ को उल्टा कर देना। आपका पूरा आंसर आ गया। MCQ आएगा, 2 नंबर आपको मिल गए। बधाई हो, थैंक यू। आगे बढ़ो। चलो सर, ये हो गया क्या आपका फॉर्मेट टेबल्स का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिवीजन जैसा मेरे को लग ही नहीं रहा है।
चलो सर, उसके बाद मैं आपको बताता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या? एक आपके कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 399। सेक्शन 399 ये कहता है कि जो मेमोरेंडम होते हैं और जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये आप आरओसी को जमा करते हो तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब क्या? एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ये मान लिया जाएगा आपको उन डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है। कब मान लिया जाएगा सर? अगर आप एक क्या हो, अगर आप एक कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको एमओए एओए का नॉलेज है, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कंपनी को, कि भैया कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तुमको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें फंसता कौन है सर? आउटसाइडर। पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ना अब्यूज हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, कंपनीज इसका फायदा उठा रहे थे, इसलिए इन्होंने उसका एक एक्सेप्शन लाया। क्या एक्सेप्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में 3 चीजें कहते हैं। AIP, पहले हमने पढ़ा IOU, उसके बाद हम पढ़ रहे AIP। A अज्यूम, I इंक्वायर, P प्रोटेक्ट। ये 3 की पॉइंट्स है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। मेरे साथ ध्यान से सुनना, याद कर लेना, काम खत्म। A अज्यूम, जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, दे कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। तुम ये मान नहीं सकते कि बाहर वाले लोगों को कंपनी के अंदर की बातें पता है। दूसरा I इंक्वायर, द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उनको घुस घुस के ये पूछने की जरूरत नहीं है क्या तुमने मीटिंग बुलाई, क्या तुमने मीटिंग होल्ड किया, क्या तुमने रेजोल्यूशन पास किया, ये पूछने की जरूरत नहीं है। और P प्रोटेक्ट, यू आर, दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मैंने कहा सर AIP, ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक खोल के देखोगे तो शुरू के 4 या 5 क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे है सर, और ये तीनों पॉइंट हर आंसर में लिखा हुआ है। तो एक बार याद कर लो मेरे साथ। AIP अज्यूम, बाहर वाले लोगों को आप ये अज्यूम नहीं कर सकते इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज है। I इंक्वायर, बाहर वाला बंदा बैठ के इंक्वायरी करता नहीं बैठेगा, तुमने मीटिंग बुलाया, होल्ड किया, नोटिस भेजा, फलाना ढिमकाना, वो ये मान लेगा कि तुमने ये सारी चीजें कर ली है। तीसरा P प्रोटेक्ट, दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आप बाहर वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता था सर? घर वालों को, कंपनी को। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आउटसाइडर्स को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर ये पॉइंट पढ़ो जो स्क्रीन पे लिखा है एक बार, जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बोला, अज्यूम्ड, इंक्वायर और प्रोटेक्ट। बच्चे यहां पूरा पूरा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं लॉ का चैट में। बच्चा पूरा इज फाइन फिनकॉर पे पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो तीनों पॉइंट भर भर के लिख रहा है। ही इज रिमेंबरिंग दैट वे। दूसरा भी भेज दिया उसने, वेरी गुड। कौन है ये इज फिनकॉर? स्वाति है क्या? चलो गाइस, ओके। तो ये जो 3 पॉइंट है AIP, अज्यूम, इंक्वायरी और प्रोटेक्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने आपको समझाना था बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्रिन मैनेजमेंट बना क्यों? क्योंकि लॉ का एक अंडरस्टैंडिंग था, व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। ठीक है? ये कहां से आ गया सर? बोले अरे सुनो, वो कहता है कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर वालों को जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। पब्लिक को अरे घर की बात घर में रहने दो, तुमको बाहर जाकर के क्यों बताना है? बाहर वालों को नहीं पता चलता है, इसीलिए हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बनाया है। अब सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन। 3 एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, बहुत डिटेल में हमने क्लास में समझा है इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में 3 चीजें आती है। पहला नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा फोर्जरी। नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी मतलब क्या? तुमको पता है कि कंपनी जो काम कर रही है वो उसके पावर के बाहर है। अरे एक सेकंड यार, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एक और नाम से कहलाते हैं,
टर्कवांड रूल, टर्कवांद जो भी बोल लो, टर्कवांड रूल होता है। टर्कवांड रूल क्यों कहते हैं सर? एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड का। उसमें हुआ क्या था, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को पावर दिया था कि डायरेक्टर तू चाहे तो बॉन्ड्स इशू कर सकता है, पर उसके लिए तेरे को शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। किसने बोला था? कंपनी ने डायरेक्टर को बोला था। अब ये डायरेक्टर ने बोला अरे बहुत घाई है, मेरे को बहुत जल्दी है, अपने पास टाइम नहीं है। इसने बॉन्ड इशू कर दिया। किसको? मिस्टर एक्स को। और बॉन्ड इशू करके मिस्टर एक्स से पैसे ले लिए। ठीक है, अब क्या डायरेक्टर के पावर में था? नहीं, डायरेक्टर के पावर में नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था, पर उसने शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया था। तो सवाल ये उठता है, ये सब में जो मिस्टर एक्स ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं कंपनी को, क्या ये कंपनी को बाइंड कर सकती है? क्या ये कंपनी को बाइंड कर सकती है? द आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि डायरेक्टर ने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया नहीं लिया वो सब हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं। हमको पता है डायरेक्टर ऑथराइज्ड है, हमारे पास डायरेक्टर पैसा मांगने आया, हमने दे दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंपनी, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट माय प्रॉब्लम। पर सर ये रूल का 3 एक्सेप्शन है। पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर मिस्टर एक्स को पता था, उसको पता था कि डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है और उन्होंने शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया है, अगर उसको पता था ना, तो वो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में फॉल कर जाएगा और फिर उसको ये डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब क्या? तुम थोड़ा सा अगर एफर्ट मारते ना, थोड़ा सा हाथ पैर मारते ना, तुमको पता चल जाता कि डायरेक्टर ने क्या नहीं लिया है, शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया। थोड़ा सा मतलब तुमको दिख रहा है कुछ तो गड़बड़े थे, या फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इन दैट केस इट इज नेग्लिजेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरा, फोर्जरी। फोर्जरी क्या है? फोर्जरी इज अ नलिटी। फोर्जरी इज अ नलिटी मतलब क्या? फोर्जरी पूरा वॉइड है। फोर्जरी अगर हो रहा है ना, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। सर एक चीज कॉन्सेप्ट याद कर लो, जब भी आपका फोर्जरी आता है ना, जब भी आपका फोर्जरी आता है ना, तो आपका लॉ सही में सोनपरी की तरह गायब हो जाता है। इक्तु बिक्तु झिम्पदूता, बोले मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ, मैं तो था ही नहीं यहां पे। इस तरीके से फोर्जरी में लॉ का कोई रोल ही नहीं है। फोर्जरी इज नलिटी। फोर्जरी होता है तो लॉ छोड़ के चला जाता है। तो 3 पॉइंट क्या है सर एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के? पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। दूसरा, नेग्लिजेंस। तीसरा, फोर्जरी। ठीक है, अब सर सेक्शन 3 था। सेक्शन 3 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 3A, मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल। 4, मेमोरेंडम। 5, आर्टिकल्स। 6 आपका एक्ट जो होता है ना, सबका बाप है। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम। एक्ट 4 चीजों को ओवरराइड करता है सर, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रेजोल्यूशंस, अग्रीमेंट्स। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रेजोल्यूशंस, अग्रीमेंट्स। मेमोरेंडम आर्टिकल को तो ओवरराइड करता ही है। आपका शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन हो गया, बोर्ड का रेजोल्यूशन हो गया, उनको भी ओवरराइड करता है। और अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स में आपके जितने भी अग्रीमेंट्स कंपनी ने एंटर किए हैं उनको भी ओवरराइड करता है। कौन? आपका एक्ट। तो एक्ट जो है सर वो ओवरराइड करता है। पर अगर आपने एक्ट को ओवरराइड करके आपने कोई क्लॉज लिख दिया, आपने एमओए एओए में ऐसी कोई चीज लिख दी जो एक्ट को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच क्लॉज विल बी वॉइड। वॉइड मतलब सर एक्ट सबका राम 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 राम। चलो सर, अपना सेक्शन 4, 5, 6 हो गया। अब सेक्शन 7 के बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे हम, क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने। तुम देखो मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा बोल के कैसे गोता मारता हूं, मैं देख रहा हूं अपने आप को बहुत टाइम से। सुनो तुम, सेक्शन 7 कहता है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आरओसी को 7 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं सर, 7। पहला, भाई बोलेगा तुम्हारा मेरा एग्जाम है, तुम लोग क्या पास वास हो गए, सीए बन गए, नौकरी है, जिंदगी ठीक है, मेरे को क्या पढ़ना है, स्ट्रगल करना है, आर्टिकलशिप करनी है, तो मैं करूंगा। तुम बैठो आराम से, एसी का हवा खाओ, थोड़ा नींद वींद मारो और सुनो मेरी बात। सर क्या 7 डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं? पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। तीसरा, पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ेगा सब्सक्राइबर का और फर्स्ट डायरेक्टर का। क्या पर्टिकुलर्स? बेसिक सा नेम, एड्रेस, डिटेल, नेशनलिटी। डायरेक्टर्स में डिन नंबर भी दे देना। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर का आपको 2 और चीजें देना पड़ता है, इंटरेस्ट और कंसेंट। इंटरेस्ट कहां पे? बाकी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में और फर्म में। और उसके बाद 5 हो गए, 2 डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एक डिक्लेरेशन की एक्ट और रूल्स का कंप्लायंस हो गया है, और दूसरे डिक्लेरेशन में आपको 3 बातें बतानी पड़ती है। पहला, वी आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, वी आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। और तीसरा, all the documents and which are filed are true and complete in the knowledge of the complete to the best of their knowledge। सर ये बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है, ठीक है। आप जब लॉ में पढ़ोगे तो आपको डिटेल में लिखा हुआ है कि जब आप एक्ट और रूल्स का आप जब ये डिक्लेरेशन दे रहे हो कि एक्ट और रूल्स का कंप्लायंस हो गया है, तब वो डिक्लेरेशन कौन देगा? 2 लोग देंगे।
पहला, कंपनी के फॉर्मेशन में जो एडवोकेट, सीए, सीए, सीएमए एंगेज्ड है। दूसरा, कंपनी के जो डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर है। ऐसा मत देखो जैसे लॉ मैंने बनाया, उन्हीं ने लिखा है भाई, मैं बस तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी लिखा इतना सारा इंग्लिश। सुनो, तो सर ये 7 डॉक्यूमेंट लेके किसके पास जाओगे आप? आरओसी के पास जाओगे। आरओसी बदले में आपको एक तो गालियां मारेगा कि इतना सारा कौन चेक करेगा, और 2 और चीजें दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपने यहां पे गलत इंफॉर्मेशन दिया या मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया था तो क्या होगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो वो इनकॉर्पोरेशन होने से रोक देंगे और आप पे फ्रॉड का पेनल्टी लग जाएगा, सेक्शन 447। पर अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा मिस्टर लोवा। एम, मैनेजमेंट, रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। एल, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। ओ, सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। एंड डब्ल्यू, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझे? ये हो गया सेक्शन 7। अब सर सेक्शन 8 क्या है? अरे बोलो सर, सेक्शन 8 कंपनी ही तो है जो हमको जिंदगी भर शायद याद रह जाए। भले सेक्शन 3, 4, 5 ना याद रहे, 7, 8 तो याद नहीं रहेगा, रह जाएगा ना। सर सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो 3 कंडीशन मीट करती है। सर आज 3 बहुत चल रहे हैं ना, इंस्टाग्राम की रील्स बना देंगे। 3 कंडीशंस दैट अ सेक्शन 8 कंपनी शुड मीट। पहला, ऑब्जेक्ट। दूसरा, प्रॉफिट। तीसरा, डिविडेंड। ओपीडी। सेक्शन 8 कंपनी तब बन जाएगी जब वो ओपीडी का सर्विस सेंटर खोल ले। ओपीडी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होगा सर एक कंपनी का? रिसर्च, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, रिलीजियन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर। तो सर आप लिखाओगे क्या हमारा एग्जाम? आपको तो याद हो गया। अरे सुनो नालायको, सुनो, 12th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ी सी रिसर्च की थी जिंदगी में, क्या करना है? 12th स्टैंडर्ड के बाद रिसर्च किया होगा ना कंपनी में, आपको जिंदगी में क्या करना है सोचा होगा। या तो एजुकेशन में चले जाते हैं, या स्पोर्ट्स में चले जाकर के विराट कोहली बन जाते हैं, या फिर लाइफ में थोड़ी सी रिस्क ले लेते हैं। एजुकेशन में क्या ऑप्शन था? आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और रिस्क में क्या है? रिलीजियन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर। इतना ही तो है, इतने से तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका रिसर्च किया आपने, एजुकेशन करेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, लाइफ में रिस्क लेंगे। रिस्क में क्या हो गया? RECS, रिलीजियन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर। एक बार याद कर लो, हो गया जिंदगी भर के लिए याद। तो ये क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। अगर इनमें से आपका कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ आपका प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है दैट इज इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसी को प्रमोट करने के लिए प्रॉफिट अप्लाई करने वाले हो। और तीसरा, डिविडेंड। डिविडेंड आप खुल के बांटोगे अगर। अच्छा आता है क्या तुमको? ओह माय गॉड। सुनो, डिविडेंड, द कंपनी प्रोहिबिट्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बिल्कुल भी 1 रुपए का डिविडेंड भी बाहर से नहीं, यहां से नहीं जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो एक कंपनी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी भाई मेरे को सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस इशू कर दे, और आपको वो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओपीडी, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉफिट, डिविडेंड। ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा है, प्रॉफिट इज इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड डिविडेंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होते हैं तो आप क्या बन जाओ, आप क्या कर सकते हो? सीजी को अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। अब सर जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना, तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी होते हो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हो? सर अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी होते हो ना, आपकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। एक तो दान कर रहे हैं, ऊपर से अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगा दोगे, नहीं चलेगा। दान कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। तो सेक्शन 8 कंपनी हैज द प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब मेरे को एक बात बताओ सर, क्या एक फर्म पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है? सुन लो, क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है? द आंसर इज नो। फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म वही है जो पार्टनर है, तो फर्म अपने नाम पे नहीं होल्ड कर सकती। बट कैन अ फर्म बिकम अ मेंबर इन अ सेक्शन 8 कंपनी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। फर्म जो है सेक्शन 8 कंपनी में, इसका बहुत डिटेल लॉजिक है सर, अभी रिवीजन में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर एक फर्म जो है सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है। उसके बाद मैंने कहा सर, जैसे ही आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना, आप पे 2 रेस्ट्रिक्शन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेश कर रहा हूं आपके सामने, अगले पॉइंट में सुनना मेरी बात गौर से। 2 रेस्ट्रिक्शन आता है जैसे आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनते हो। पहला रेस्ट्रिक्शन, आप अपने एओए एमओए को, ये मैं तुषार कपूर लग रहा हूं क्या एओए एमओए बोलते वक्त? हाँ, एओए एमओए को ऑल्टर नहीं कर सकते विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर मैं
मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 8 कंपनी हो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा ऑब्जेक्ट्स। अगर मैंने कंपनी बनाई एजुकेशन का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और 6 महीने बाद मैंने अपना एमओए चेंज कर दिया और बोले भाई तुम्हारा आज से ड्रग्स बेचेगा, तो तुम कर सकते हो क्या? नहीं। तो लॉ ने कहा है एओए एमओए चेंज करना है ना तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा आपको अगर कन्वर्ट करवाना है अपने आप को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा एट दी जनरल मीटिंग। 2 रेस्ट्रिक्शन है, एओए एमओए चेंज करना चाहते हो तो प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक कंपनी है, उसने सेक्शन 8 कंपनी है, उसने अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर दिया, मेमोरेंडम चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद, चेंज कैसे किया, एसआर पास करके चेंज कर लिया और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया कि ये ले सेंट्रल गवर्नमेंट हमने चेंज कर दिया है। क्या ये कंप्लायंस में है? लॉ सेज नो, आपको प्रीवियस अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा तब जाके वो कंप्लायंस में होगा। ये आपका पहला रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या कहा मैंने, अगर आप कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको एसआर या ओआर पास, एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, तुम अगर बुक देखोगे थोड़ा तो मैं भी बुक देखूंगा ना, इतना याद रहता क्या इंसान को? थोड़ा तो मेरी शक्ल दुख देख, चीटिंग तो करने दो। सुनो नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, सुनो, देख लो मालिक बुक थोड़ा। नहीं मेरे को आता है, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, तुम लोगों के दिमाग में क्या जाएगा, सिर्फ ऑडियो सुन के क्या याद रहेगा? सुनो मेरी बात, सुनो। इसके बाद सर अपन पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है और अगर उसने तीनों में से कोई भी गलत हरकत की तो उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कौन सी 3 हरकत की सर, याद करो। पहला, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आपने ये सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है। दूसरा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिला था, जब आपको लाइसेंस मिला था ना तो गवर्नमेंट ने आप पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए होंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है ना तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपका अफेयर चल रहा है, अगर आपका अफेयर चल रहा है, अरे कंपनी, बिजनेस अफेयर भाई, बिजनेस अफेयर, ठीक है नालायको, अगर आपका अफेयर चल रहा है एंड सच अफेयर आर बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और इन अ मैनर इट इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आपका अफेयर चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि वो फ्रॉडलेंट है या प्रेजुडिशियल है टू पब्लिक इंटरेस्ट। सर 3 चीजें मैंने पहले बताई, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस, और तीसरा अगर अगर अफेयर्स प्रेजुडिशियल चल रहा है तो तीनों में क्या होगा, आपका जो लाइसेंस है रिवोक हो जाएगा, मतलब आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस हट गया। अब सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस हट गया, उसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में। अब सर जैसे ही आप कन्वर्ट होते हो तो आपको अपने नाम के पीछे सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, और जैसे ही आप एक सफिक्स ऐड कर दोगे आपको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर लॉ इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर लॉजिकल, तुम समझो, कहीं कहीं इलॉजिकल हो जाता है, वो छोड़ दो, एक्सेप्शन जाने दो, हमको भी 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे, पर लॉ इज लॉजिकल। सुनो, आपने अगर 3 गड़बड़ किया आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा तो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा तो नामकरण होगा, नाम चेंज होगा तो आपको आरओसी से रिटन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ये पूरा कॉन्सिक्वेंसेस है सर रिवोकेशन का। अब सर जब रिवोकेशन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोकेशन मतलब क्या, एक थप्पड़ मारा, बोले साथ में एक और थप्पड़ धर सकते हो तुम, उसमें तुम 2 चीजें और कर सकते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऊब देने के बाद, ऊब क्या है सर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऊब देने के बाद 2 चीजें और कर सकती है, या तो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है या आपकी कंपनी का अमेलगमेशन कर सकती है। कौन सी कंपनी का सर, सेक्शन 8 कंपनी का। मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी, एक दिल्ली में एक सेक्शन 8 कंपनी है जो 40,000 लोगों को खाना खिलाती है, लंच एवरी डे, 40,000 पीपल आर सर्व्ड फूड। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी को तुम बोल रहे हो इसने फ्रॉड किया है या इसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हो। पर सर बस इतना ध्यान रखना, जिसके साथ मर्ज कर रहे हो ना उसके साथ ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए, ठीक है। अब पहले मैंने क्या कहा, या तो वाइंडिंग अप कर सकते हो या तो अमेलगमेट कर सकते हो। वाइंडिंग अप कर सकते हो, अगर आपने वाइंडिंग अप किया, मान लो कंपनी को आपने बंद कर दिया, सारे एसेट्स बेच दिया, लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया, आपके पास कुछ सरप्लस एसेट्स बच गए। सरप्लस एसेट्स मतलब क्या, सारे एसेट्स बेच दिए, पैसे आए, लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया, अभी और भी कुछ पैसा बचा है, तो क्या मैं डिविडेंड बांट दूं शेयर होल्डर्स को? क्यों सर, ओपीडी, डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड है, तो डिविडेंड तो बांट नहीं सकते, तो वो पैसों का क्या करोगे सर, पैसों की 2 चीजें कर सकते हो, या तो तुम वो असेट्स को बेच करके जो पैसे आए उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में जमा कर दो। बोलो एक बार अपने जुबा केसरी, कौन सा फंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, ठीक है। दूसरा, या तो तुम वो असेट को बेचने की जगह वो असेट को एज इट इज उठा करके किसी और सेक्शन 8 कंपनी के पास दे दो जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है, किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे दो जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है। सर मैंने क्या कहा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस तो होगा,
उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तुमको दो और चीजें मिल सकती है, या तो वाइंडिंग अप या अमेलगमेशन। वाइंडिंग अप मतलब क्या? वाइंडिंग अप मतलब आपकी कंपनी के एसेट्स बेचेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। वाइंडिंग अप करेंगे तो एक पॉइंट आता है, अगर सरप्लस पैसे बच गए, सरप्लस एसेट्स अगर बच गया तो आप क्या करोगे? अरे बोलो। तो आप या तो उस पैसों को उसको सेल करोगे, जो पैसे आएंगे उसको जमा करोगे कहां पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। या फिर आप क्या करोगे? आप वो असेट्स को ट्रांसफर कर दोगे किसी और सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। अब सर एक सेकंड, एक तरफ वाइंडिंग अप हो रहा है, एक तरफ अमेलगमेशन हो रहा है। अमेलगमेशन किसके साथ होगा? कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। सर अमेलगमेशन मतलब एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनेगी या एक सिंगल कंपनी बनेगी। तो सर जब दो कंपनी मिलकर सिंगल कंपनी बनते हैं, वो सिंगल कंपनी का राइट्स क्या होगा, पावर क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सर अमेलगमेशन कौन करवा रहे हैं? सीजी। तो ये राइट्स और पावर भी कौन डिसाइड करेगा? सीजी ही डिसाइड करेगा। तो सर ये पूरा सेक्शन 8 हो गया। सर सेक्शन 8 क्विक रिवीजन, रिवीजन में रिवीजन, समरी दा समरी। सेक्शन 8 कंपनी फॉर पहले 3 ओपीडी, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉफिट, डिविडेंड। प्रॉफिट क्या करोगे? ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे, डिविडेंड प्रोहिबिटेड है। 3 कंडीशन मीट हो जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होगा। आप पे 2 रेस्ट्रिक्शन लगते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी। पहला, एओए एमओए को अल्टर कर सकते हो लेकिन सीजी का प्रायर अप्रूवल लगेगा। दूसरा, आप अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हो कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन एसआर लगेगा। उसके बाद मैंने कहा रिवोकेशन 3 केस में होगा। अगर आपने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, और अफेयर आपका चल रहा है प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और फ्रॉडलेंट मैनर में, तीनों केस में क्या होगा? आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। लाइसेंस रिवोक होता है तो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है तो नेम चेंज होगा, नेम चेंज होगा तो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? आपको 2 चीजें और मिल सकती है, वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन। वाइंडिंग अप अगर हो रहा है कंपनी का तो सरप्लस एसेट्स अगर कुछ बचे तो उसको आप क्या करोगे? यू विल अप्लाई इट, ठीक है, यू विल इधर ट्रांसफर इट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड और ट्रांसफर इट टू सम अदर सेक्शन 8 कंपनी। और अगर अमेलगमेट हो रहा है तो आप किसी सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले से अमेलगमेट करोगे। अमेलगमेशन के बाद जो सिंगल कंपनी फॉर्म हुई, जो एक कंपनी फॉर्म हुई है ना, वो एक कंपनी के राइट्स, ऑब्जेक्ट्स, पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करेगा? सीजी। सर समझे? एक बार मेरे को देख लेने दो, कुछ पॉइंट छूटा है क्या? कुछ छूटा है? कहां है सेक्शन 8? हाँ सर एक तो छूटा ना, पेनल्टी। अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या होगा? क्या होगा? कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगा। कंपनी पे कितना पेनल्टी लगेगा? 10 लाख से 1 करोड़, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से 25 लाख। तो 10 लाख से 1 करोड़ और 25,000 से 25 लाख तक का आप पे कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगा। 10 लाख से 10 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़, 25 लाख से 25,000। अच्छा 25,000 से 25 लाख, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया सर? ये आपका सेक्शन 8 कंपनी का पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है, ओके। तो अपना सेक्शन 8 भी हो गया। सेक्शन 9 रहने दो, बच्चों वाला है अभी। सेक्शन 10 बच्चों वाला है अभी। पहले ईट द फ्रॉग फर्स्ट कहते हैं, पहले बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं। 9 10 10 रहने दो। 11, हाँ 11 किधर है? ओ डिलीटेड, ये याद है, ओ माय गॉड। 12 सर सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 12 किस बारे में है? अच्छा एक सेकेंड भाई, अपने एक कॉन्सेप्ट रह गया, फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी का एक पैराग्राफ रह गया, वो सुन लो, फिर हमारे पेजेस के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी के बारे में सुन लो। सर 1% कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। जो नॉमिनी होता है उसको अपॉइंट करने के लिए हमको लगता है उसका रिटन कंसेंट, और वो जब रिटन कंसेंट देता है तो वो कंसेंट आप रजिस्ट्रार को फाइल भी कर देना, आप उसको रजिस्ट्रार को दे भी देना। अब सर एक बात बताओ, क्या मैं एक कंपनी में मेंबर और एक और कंपनी में मेंबर बन सकता हूं? कैन आई बी मेंबर इन 1% कंपनी? लॉस इज नो। कैन आई बी नॉमिनी इन 1% कंपनी? कैन आई बी नॉमिनी इन 1% कंपनी? कैन आई बी नॉमिनी इन 1% कंपनीज? नो। You can be member in one company, you can be nominee in one company, and you can be member in one company, you can be nominee in one company, full stop. सर अगर आप क्यों इतने सारे कंपनीज में नॉमिनी नहीं बन सकते? अरे सोचो 5 कंपनी में नॉमिनी बन गए, 5 के जो मेंबर थे वो एक कार में जा रहे थे, कार पे किसी ने मारा हिरोशिमा,
गई कार, पांचों मेंबर उड़ गए, तो तुम एक साथ पांचों जगह मेंबर बन जाओगे ना, बन ही जाओगे ना नेचुरली। तो कैसे इतने सारी जगह नॉमिनी बन सकते हो? नहीं, तुम एक जगह मेंबर बन सकते हो, एक जगह नॉमिनी बन सकते हो। अब सर अगर जहां पे आप नॉमिनी बने हो उसके मेंबर की डेथ हो गई तो क्या होगा? आप वहां पे मेंबर बन जाओगे। मैं अगर एबीसी लिमिटेड में, एबीसी लिमिटेड एक 1% कंपनी है, XYZ लिमिटेड एक 1% कंपनी है। एबीसी में मैं मेंबर हूं, XYZ में मैं नॉमिनी हूं, ठीक है। XYZ का जो मेंबर है ना उसकी हो गई डेथ, तो मैं बन गया मेंबर। अब मैं दो जगह मेंबर हो गया। क्या मैं दो जगह मेंबर कंटिन्यू कर सकता हूं? नहीं। तो मेरे को 180 डेज का टाइम मिलेगा। 180 डेज के अंदर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा दोनों कंपनीज में से कहां मैं मेंबर रहूंगा, कहां मैं नहीं रहूंगा। पर ये 180 डेज का मेरे को टाइम मिलेगा जहां पे मेरे को कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या समझाया सर? एक जगह मेंबर, एक जगह 1% नॉमिनी। दोनों जगह अगर मेंबर बन गए, क्यों मेंबर बन गए? क्योंकि एक जगह तो मैं पहले से ही था, दूसरे वाले निकल लिए। तो सर दो जगह अगर मेंबर बन गया तो मेरे को 180 डेज का टाइम लिमिट मिलेगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ मेंबर और नॉमिनी? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ मेंबर और नॉमिनी? मैंने कहा 3 कंडीशन है। सर आज कितनी बार 3 आ रहा है? पहला, नेचुरल पर्सन, मतलब इंसान हो तुम, कंपनी या LLP नहीं हो। दूसरा, इंडियन सिटीजन, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तीसरा, रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट हो या नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर 3 कंडीशन है, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट और अदरवाइज। सर अक्षय कुमार इंडिया में 1% कंपनी खोल सकता है? क्या अक्षय कुमार इंडिया में 1% कंपनी खोल सकता है? सर अक्षय कुमार के पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, तो वो इंडिया का अपने को ये पता होना चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही बस पूछ रहा हूं तुमको। पर अगर इंडियन सिटीजन हो तभी तुम क्या खोल सकते हो? 1% कंपनी खोल सकते हो। सर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो अपनी एक 1% कंपनी खोलना चाहती है, खोल सकती है? ला रे चाकू ला तो श्री मेरा। अरे 1% कंपनी के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। रिलायंस क्या नेचुरल पर्सन है? तुम देखे कभी ये देख रिलायंस जा रहा है भाई, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो नेचुरल पर्सन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, और अगर रेसिडेंट नहीं हो, रेसिडेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। 3 कंडीशन है सर, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट और अदरवाइज। सर रेसिडेंट मतलब क्या? रेसिडेंट मतलब वो पर्सन जो इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज से जो ज्यादा स्टे करता है वो क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा सर? हाँ, मेरे को ये बताओ, क्या एक माइनर 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है? नहीं। क्या एक माइनर नॉमिनी बन सकता है? कहां से आए हो रे? हाँ, अरे सर माइनर जो है ना उसका 1% कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। ना वो मेंबर बन सकता है, ना वो नॉमिनी बन सकता है, ना वो बेनिफिशियरी बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। माइनर को बोला दूर रहना तो 1% कंपनी से, ठीक है। उसके बाद सर सुनो, 1% कंपनी के ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। 1% कंपनी 2 तरह की चीजें जो नहीं कर सकता। पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्या कहा मेरे साथ एक बार बोलो? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकता कौन? 1% कंपनी। और दूसरा, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ये 2 चीजें और रेस्ट्रिक्टेड है। क्या 2 चीजें क्या है सर? पहला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब 1% कंपनी जो है ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, शेयर होल्डर नहीं बन सकता। मतलब अगर मैं एक खोला 1% कंपनी, क्या नाम से? ABC, वो कंपनी बोल रही है मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगी, लॉ कहता है नहीं खरीद सकता, तू भले अपने नाम पे खरीद ले, लेकिन 1% कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकता। बूझा? अर्धम हिंदी समझा? कोई है तेलुगु? नहीं। उड़िया? इंग्लिश? सो इंग्लिश? हाँ बोले सर। सुन, हाँ मराठी आता माझी सटकली। चलो सर, ओके कुछ पॉइंट 1% कंपनी का कुछ छूटा क्या? नहीं बता दिया ना, तुमको बताया ना 180 डेज के अंदर क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। अगर 2 कंपनी में एक साथ मेंबर बन जाते हो तो कितने दिन के अंदर क्राइटेरिया मीट करोगे? 180 डेज के अंदर। क्राइटेरिया मीट मतलब क्या? दोनों में से कंपनी डिसाइड करना जहां तुम कंटिन्यू करना चाहते हो वहां मेंबर बनना, दूसरी जगह किसी और को मेंबर बना देना। ये हो गया सर आपका 1% कंपनी का भी केस। ओ माय गॉड, अपन बहुत स्लो जा रहे हैं। 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। चलो अच्छा, वैसे मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, मेरे चैनल पे ना
अगर इससे और भी, ये तो इसमें फिर भी अपना डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा समझ रहे हैं अपन, पूरा चैप्टर 1 का रिवीजन, चैप्टर 2 का रिवीजन मैंने पूरा 1 घंटे में करा दिया है, 1 hour 14 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली प्रोविजन नो डिस्कशन। तो अगर आप अभी समझ लो एक बार, ये हो गया, इसके बाद जब सेकंड रिवीजन मारोगे तब अगर आपको लगता है मेरे को और स्पीड चाहिए तो वो रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो, उसमें 1 घंटा 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, और सारे चैप्टर्स एक घंटे में खत्म हो जाते हैं। चलो सर, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10, आ जाओ 30, 12 और 13 पढ़ते हैं। 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, आज शायद इतना ही कर पाएंगे, 12 और 13 पढ़ते हैं। सर हद से ज्यादा 14 भी कर लेंगे, 12 13 14 कर लेंगे, ठीक है, 15 भी कर लेंगे, 22 तक कर ही लेते हैं। अरे सुनो 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 सर, 12 13 करते हैं पहले, फिर देखते हैं। सर अपन ने मेमोरेंडम का सेक्शन कौन से सेक्शन पे पढ़ा? 4। आर्टिकल स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी कोर्स में है क्या सर? 2 clause 6 बोले, वेरी गुड वेरी गुड। 280 स्मॉल कंपनी 285, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी 246, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर रुक जाओ सर, चैप्टर 1 में घुसे हुए थे, निकल के आने में टाइम लगता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी 3, मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू क्लॉज। किसी को ये लग रहा है भाई मेरे को नहीं आता, घर जाके पढ़ूंगा, कोई है कि घर जाके थोड़ा देखूंगा, है ना? वेरी गुड, कीप अप द स्पिरिट। सुनो सर, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 मेरी बात सुनो। सेक्शन 4 में अपन ने मेमोरेंडम का पढ़ा था, सेक्शन 13 में ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम पढ़ेंगे, सेक्शन 5 में आर्टिकल पढ़ा था, सेक्शन 14 में हम ऑल्टरेशन पढ़ेंगे। सर देखो कायदे से क्या होना चाहिए, 4 में मेमोरेंडम था तो 14 में ऑल्टरेशन डाल देते, 5 में आर्टिकल था तो 15 में ऑल्टरेशन डाल देते, पर ऐसी चीजों में लाइफ हो जाती है आसान। और इंस्टीट्यूट को क्या है, बोले ऐसा कैसे, इतनी आसानी से थोड़ी भाई, तुमको छीनना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला 4 का ऑल्टरेशन 13 में और 5 का ऑल्टरेशन 14 में। अब सर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के बारे में पढ़ते हैं, सुन लो मेरी बात आराम से, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, आराम से सुन लो। सर मेमोरेंडम, मैं ना कभी भी रिवीजन में वन नोट नहीं खोलता हूं, कभी भी नहीं खोलता, तुम मेरे वीडियोस देखना, पर चलो सुन लो, तुम्हारी शक्ल देख करके मेरे को डर लग रहा है, मैंने बोला धड़ 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 धड़, नहीं सर क्या है ये, ऐसा पढ़ाता है कोई? सुनो मेरी बात, मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन में सेक्शन 13 सिर्फ 2 ही बात कहता है कि भैया कभी भी अगर मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कर रहे हो ना, एसआर पास कर लेना और ये सेक्शन का कंप्लाइंस कर लेना। क्या कहा मैंने? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना और सेक्शन का कंप्लाइंस कर लेना। अब सर आपके मेमोरेंडम का जब ऑल्टरेशन होता है, मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज, स्टेट क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। अब सर आपको एक बात बताऊं, पीछे से जाते हैं, अगर आप नॉमिनेशन क्लॉज चेंज कर रहे हो, मतलब मैंने नॉमिनी बना रखा था रमेश को, रमेश का नाम हटा के मैं सुरेश का नाम डालना चाहता हूं, क्या मैं डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हो। तो क्या तुमने नाम चेंज किया तो उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाएगा? लॉ में क्लियरली लिखा है अगर नॉमिनेशन क्लॉज चेंज कर रहे हो तो उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, तो ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कैपिटल क्लॉज की बात करते हैं सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में आगे सेक्शन 61 में लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 है कैपिटल क्लॉज के बारे में, वो वहां पढ़ लेंगे। सर लायबिलिटी क्लॉज में आपको क्या लगता है, कंपनी का मेंबर अभी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है, कल अचानक से अनलिमिटेड हो जाएगी क्या? कल अनलिमिटेड थी अचानक से लिमिटेड हो जाएगी क्या? नहीं, लायबिलिटी क्लॉज इतना ऑफन चेंज नहीं होता है, पर अगर भी चेंज हो रहा है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ये तीनों की बात खत्म, गेम है सर ये तीनों का, नेम क्लॉज, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और एड्रेस क्लॉज। अब सर नेम क्लॉज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ध्यान देना, पहले आप क्या पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन करने के बाद क्या आपका नेम क्लॉज चेंज हो गया? नहीं सर, आपको जाना पड़ेगा सीजी के पास प्रायर अप्रूवल के लिए। सीजी मतलब मोदी जी के पास? नहीं, सीजी का पावर मोदी जी ने डेलीगेट किया है आरओसी को। क्यों सर? एक बात समझना, अगर मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और मैंने ए लिमिटेड करके कंपनी बना दी, बाद में मैं कंपनी को एप्पल लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वो तो आईओयू में आ जाएगा। आईओयू,
आइडेंटिकल, ऑफेंसिव, डिजायरेबल में आइडेंटिकल हो गया वो एप्पल से। तो एक बार आप ना आरओसी का अप्रूवल ले लेना कि मेरा नाम ये था और मैं नाम ये करवाना चाहता हूं, तो आप आरओसी का अप्रूवल ले लोगे। आरओसी का अप्रूवल लेने के बाद आप ये जो आरओसी का ऑर्डर आया इसी को फाइल करोगे वापस से आरओसी के पास, इसी को वापस से आरओसी के पास फाइल करोगे और आरओसी को बोलोगे देख भाई तूने अप्रूवल दे दिया ना, अब तू एक काम कर मेरा नया नाम रजिस्टर कर ले, और वो नया नाम रजिस्टर करने के बाद आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया उस दिन से आपका इफेक्टिव हो गया क्या, नया नाम। तो सर मैंने क्या कहा, एसआर पास करना, सीजी का अप्रूवल लेना, लॉ में लिखा है सीजी का अप्रूवल लेना, सीजी ने किसको डेलीगेट कर दिया वो पावर, आरओसी को, वो अलग लाइन है वो छोड़ दो। सीजी का अप्रूवल लेने के बाद सीजी का जो अप्रूवल आ गया वो दे देना आरओसी को, और आरओसी आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आ गया उस दिन आपका नाम इफेक्टिव हो गया। अब सर एक बात बताओ, अगर मैं अपनी कंपनी का नाम कन्वर्ट कर रहा हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एबीसी लिमिटेड, क्यों, क्योंकि मैंने कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया, तो मेरे को वो सफिक्स हटाना पड़ेगा, प्राइवेट वर्ड हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सीजी का अप्रूवल लूं क्या। लॉ ने बोला सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा, क्यों, छोटी बात के लिए मत परेशान कर, हमारा इंटेंशन क्या है कि तू कोई आइडेंटिकल, ऑफेंसिव, अनडिजायरेबल नाम ना ले ले। अगर तू प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहा है या वाइसा वर्सा लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड में कर रहा है, तो तेरे को हमारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक्सेप्शन है सर, ये जो सीजी का अप्रूवल वाला पॉइंट है इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में या वाइसा वर्सा कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब सर आ जाओ स्टेट क्लॉज में, रिविजन, विशाल सर से बात करनी पड़ेगी, रिवीजन वो अभी खत्म हो गया होता है सेक्शन 13। सुनो स्टेट क्लॉज क्या है सर, स्टेट क्लॉज क्या है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटका से उठा करके महाराष्ट्र में शिफ्ट कर रहे हो, किसी का हुआ है सर आज तक कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट, रिलायंस, अपना रिलायंस पहले बना था कर्नाटका में, उसके बाद वो आगे महाराष्ट्र में, तो अगर कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर होगा, सुनना सर, सबसे पहले आप पास करोगे एसआर, उसके बाद आप जाओगे सीजी के पास अप्रूवल के लिए, पर सीजी ने पावर डेलीगेट कर दिया है रीजनल डायरेक्टर को। सर रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, रिवीजन, सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, अपना कंसर्न मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब निर्मला सीतारमण जी, वो पूरे इंडिया को कैसे मैनेज करेंगे, इंडिया को पहले उन्होंने 7 रीजन में डिवाइड किया, 7 रीजनल डायरेक्टर्स। अब वो 7 रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं उनके नीचे बहुत सारे आरओसीज आते हैं। तो यहां पे अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो ना, तो इन्होंने आरओसी को पावर नहीं दिया, इन्होंने बोला रीजनल डायरेक्टर को पावर देंगे। तो आप क्या करोगे, आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे, उसका अप्रूवल लोगे, रीजनल डायरेक्टर जब अप्रूवल दे देगा तो वो अप्रूवल लेकर के आप जाओगे 2 आरओसी के पास। सर आप अगर कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, एक कर्नाटका का आरओसी है, एक महाराष्ट्र का आरओसी है, आप दोनों आरओसी के पास जाओगे कि भाई देख रीजनल डायरेक्टर ने स्टेट चेंज करने का अप्रूवल दे दिया है, और जो डेस्टिनेशन वाला आरओसी है, मतलब अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो तो डेस्टिनेशन क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो आरओसी है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, और जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा ना, आपका चेंज इफेक्टिव हो गया। अब सर यहां पे थोड़ा सा डिटेल है कि जब आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे ना अप्रूवल लेने के लिए कि रीजनल डायरेक्टर मैं कर्नाटका छोड़ के महाराष्ट्र जाना चाहता हूं, तो रीजनल डायरेक्टर को लॉ ने बोला है भाई 60 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर देना, 60 दिन के अंदर अंदर तू अपना ऑर्डर पास कर देना। अब उसके बाद रीजनल डायरेक्टर जब ऑर्डर पास कर रहे हैं ना, वो 3 चीजें देखेगा। रीजनल डायरेक्टर देख रहा है कि भाई तू कंपनी उठा के कर्नाटका से महाराष्ट्र ले जा रहा है, कहीं तू भग तो नहीं रहा है, कहीं तू भगना तो नहीं चाह रहा है, तो 3 चीजें वो देखेगा। सबसे पहला, क्या आपके पास क्रेडिटर्स का कंसेंट है, क्रेडिटर्स का कंसेंट है, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स हैं क्या उन्होंने आपको कंसेंट दे दिया है, अगर कंसेंट नहीं दिया है क्या आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है, सफिशिएंट प्रोविजन मतलब क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनके पैसे रिटर्न कर दोगे, या तीसरा क्या आपने उनको इनफ सिक्योरिटी दे रखी है ताकि उनके सारे डेट्स और ऑब्लिगेशंस मीट हो जाएं, सारे डेट्स और ऑब्लिगेशंस मीट। भाई लोग मेरे मुंह से ना हिंदी और लॉ निकलता है, इंग्लिश नहीं निकलता है। ये जो डेट्स और ऑब्लिगेशन, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी, डिस्चार्ज, ये सारे कीवर्ड्स हैं, मेरे को दिमाग में दिख रहा है लाल लाल में, तुम हल्के में मत लो ये सारे शब्दों को, इट इज नॉट नॉर्मल इंग्लिश। When you are going to regional, you have your book, check for yourself. These are the keywords, consent, provision and security are the keywords. तो ये सारे लॉ के लैंग्वेज है, ये समझाने के वर्ड्स नहीं है, तो इनको याद करते चलो मेरे साथ। मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट, कंसेंट,
मैंने क्या कहा, जो रीजनल डायरेक्टर है वो ऑर्डर देने के पहले 3 चीजें देखेगा। पहला, क्या आपको कंसेंट मिल गया है? किसका किसका कंसेंट सर? आपके क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, अदर स्टेक होल्डर्स का। दूसरा, आप ये देखोगे क्या आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है। प्रोविजन किस चीज का? आपके डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने का। तीसरा, क्या आपने एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रखा है? सिक्योरिटी किस चीज के लिए? डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। ये तीनों चीजें आप चेक करोगे, ठीक है। ये करने के बाद रीजनल डायरेक्टर कितने दिन में ऑर्डर दे रहा है दोस्तों? 60 दिन के अंदर। उसका ऑर्डर लेके आप 2 आरओसी के पास जा रहे हो। आरओसी 1 कौन सा है? कर्नाटका का। आरओसी 2 महाराष्ट्र का। और आपको सीओआई कौन इशू कर रहा है? कर्नाटका वाला, महाराष्ट्र वाला। क्यों? क्योंकि इसके साथ काम करना है ना मेरे को, तो यही इशू करेगा। जिस दिन ये इशू कर दिया उस दिन आपका नेम चेंज इफेक्टिव हो गया, स्टेट चेंज इफेक्टिव हो गया। सर ये जो प्रोविजन मैंने पूरा आपको बताया ना, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो? स्टेट। अगर सर मैं मुंबई में, मैं अगर महाराष्ट्र में, पुणे में, यहां से लेकर के बानेर एक और लोकेशन में अगर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मेरे को ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, तो मेरे को ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में आप सिर्फ स्टेट लिखते हो, आप सिटी टाउन विलेज नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? सिटी टाउन विलेज नहीं लिखते। उसके बाद ये क्या हो गया? स्टेट चेंज। तीसरा पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है, एसआर पास करो और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करोगे, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता देना, आरओसी चेंज कर दिया है हमने, नोट कर ले। तो आप एसआर पास करके ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हो। अब सर यहां पे एक और पॉइंट कवर किया इन्होंने, एक और पॉइंट कवर किया। अगर एक ये इसके बाहर है, ये आप समझ गए सर, नेम, स्टेट, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, ऑथराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनी। नॉमिनी को चेंज ऑफ मेमोरेंडम ही नहीं मानते। ऑथराइज शेयर कैपिटल अपन 61 में पढ़ेंगे। लाइबिलिटी नॉट अ बिग डील। बचा नेम, स्टेट और ऑब्जेक्ट। नामकरण चेंज कर रहे हो तो आरओसी के पास पावर है, उसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टेट चेंज कर रहे हो तो रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है। और अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो ना, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर तो सर एनी केस आपको पास करना ही पड़ेगा। सर अगर मैं, सुनना, अगर मैं अपने नाम, अगर मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरा प्राइवेट वर्ड हट जाएगा। क्या मेरे को एसआर पास करना पड़ेगा? क्या मेरे को एसआर पास करना पड़ेगा? सर दी आंसर इज यस, एसआर पास करना पड़ेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो? अभी आपने डब्बा बना के बताया ना, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सीजी की अप्रूवल से। सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। सीजी को इस बात के लिए परेशान मत कर, लेकिन एसआर तो पास करना ही होगा ना भाई, क्योंकि लॉ में ऊपर क्या लिखा है? ऑल्टरेशन टू मेमोरेंडम विल रिक्वायर एसआर प्लस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन का कंप्लाइंस नहीं करना है, मत करो, एसआर तो पास करना ही पड़ेगा। गुड, कोई नहीं था नो वाले, वाह वेरी गुड। चलो सर आगे बढ़े। और आगे कहां बढ़े सर? बस खत्म करो। एक लास्ट प्रोविजन सुन लो। अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर उसने पब्लिक से पैसा ले रखा है, अगर उसने पब्लिक से पैसा ले रखा है, क्या बोल के पैसा ले रखा है? कि हम कोविड का जमाना है, हम मास्क बनाएंगे, और अचानक से उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने की बात की कि अब से हम मास्क नहीं बनाएंगे, अब से हम खाना बनाएंगे। सो बेसिकली अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक, मान लो तुमने 1000 करोड़ पब्लिक से रेज किया था, एंड सम अमाउंट इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। 1000 करोड़ में से 500 करोड़ अभी भी बचे हैं, एंड फॉर दैट अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यू आर प्रपोजिंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट। तुम ये बोल रहे हो कि अब हम इसका पर्पस चेंज करेंगे, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। पहले तो एसआर पास करना, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एसआर पास करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स बताने पड़ेंगे कि कितना पैसा था, कितना बचा है, कहां चेंज करना चाहते हैं, क्यों चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। ये डिटेल्स तुमको पब्लिश करने पड़ेंगे 2 जगह, एक न्यूज़पेपर में और एक वेबसाइट में। अपने न्यूज़पेपर में डालोगे सर, कौन से न्यूज़पेपर में? 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सर वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब क्या? लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज किधर का? जिधर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है ना, उधर का जो लोकल लैंग्वेज है, उधर के वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में आप डालोगे क्या? आपके पूरे एसआर का डिटेल। उसके अलावा जो आपके नाराज फूफा होते हैं, नाराज फूफा मतलब क्या? हर जगह मुंह फैला के बैठ जाते हैं, उन लोगों को कहते हैं हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब क्या? जिनको नहीं चलेगा, नहीं ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं चलेगा, तो तुम उनको एग्जिट ऑफर भी दोगे। एग्जिट ऑफर मतलब क्या? पैसे ले और निकलते बन। ये एग्जिट ऑफर जब आप दोगे, तो ये एग्जिट ऑफर कौन देगा सर? ये एग्जिट ऑफर कंपनी के प्रमोटर्स भी दे सकते हैं, या कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी दे सकते हैं।
कंपनी के प्रमोटर्स भी दे सकते हैं या कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी दे सकते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं एग्जिट ऑफर। तो मैंने क्या कहा, अगर एक सुनना, अभी लॉ का लैंग्वेज सुनना, इफ अ कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक and such money is still unutilized and the company proposes to change its object, then in that case, number one, SR has to be passed. Number two, the details of the SR has to be published in an English and vernacular newspaper which is in wide circulation where the registered office is situated. तीसरा, you will have to place such information on the website of the company. Number four, the dissenting shareholder will be given an exit offer. कौन देगा exit offer sir? By the, कौन देगा exit offer? By the promoters of the company or the shareholders in control of the company, they will give an exit offer to the नाराज फूफा डिसेंटिंग शेयर होल्डर। ये आपका सर पूरा सेक्शन 13 है। मेरे को एक बार देख लेने दो, कुछ छूटा क्या? ठीक है, चलो सर, ओके, I think that's it. We'll keep it here. Okay. We will start from section 12 tomorrow. Tomorrow is Sunday. We will be having this class. कल हम क्लास लेते हैं, जितनी जल्दी लेंगे उतनी आसानी से खत्म होगा। वैसे भी अपना गणपति का 1-2 दिन छुट्टी आएगा, कोशिश करूंगा वो 2 दिन छुट्टी भी ना हो, क्योंकि अपना वर्चुअल ले लेंगे तो आप भी घर पे देख सकते हो। बट कल क्लास रहेगी, सुबह इसी टाइम पे रहेगी मोस्टली। थोड़ा सा ना एक्टिव रहना आप लोग जो वर्चुअल में भी हो। हम वी स्मार्ट के जो अपना कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी डाल देंगे और लेक्चर शेड्यूल भी कर देंगे। थोड़े से कल टाइमिंग चेंज हो सकते हैं, थोड़े से, मे नॉट चेंज, द बेस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी इट मे नॉट चेंज, बट अगर चेंज होते हैं तो स्टे अपडेटेड। परेशान मत होना, सो मत जाना उठ करके कि अरे सर आज क्लास नहीं है, सो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 7:30 बजे मेरी क्लास है, या ऐसा हो सकता है 1:30 बजे मेरी क्लास है। तो प्लीज उस हिसाब से एक बार शेड्यूल चेक कर लेना। कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, प्लीज मेरी बात सुन लो। रिवीजन लेक्चर्स हैं, पर हम बहुत डिसेंट स्पीड में जा रहे हैं। 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो लग जाएगा। अगर आपको इससे और स्पीड वर्जन चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए होना चाहिए क्योंकि अभी आप डिटेल स्टडी कर रहे हो। इसके नेक्स्ट रिवीजन में जैसे ही आपको और स्पीड वर्जन मिलेगा, वो स्पीड वर्जन आपको मेरे वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे आपको पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। दूसरा, प्लीज ये सेशन का अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है ना, तो क्लास के पहले और क्लास के बाद एक बार रीड मार लो। सबसे ज्यादा आलस वहीं पे आता है, पर पूरा गेम हेलो 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 ओके, सुनो सर, मैं ये बोल रहा था पूरा गेम कहाँ पे पलट जाता है? जो घर जाके रिवीजन कर लेता है। और अगर तुम लोगों को चीज़ें नहीं याद आ रही है, तुम्हारी शक्लों पे कुछ कुछ लोगों को याद आ रहा है, कुछ कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, तुमको जिनको नहीं याद आ रहा है, तुम अगर बाकी लोगों से पीछे हो तो गियर अप। प्लीज घर पे जाकर के देख भाई, नहीं आना इज नॉट अ क्राइम। नहीं आने की इच्छा रखना, क्या बोला? एक सेकेंड, नहीं आना इज नॉट अ क्राइम, बट सुनो 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 सुनो, मैंने क्या कहा? इट्स ओके टू नॉट रिमेंबर थिंग्स, बट व्हाट इज नॉट ओके कि आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग बड़ी दिल से दुआ लगा रहे हो। जाओ, और नोट्स तुमको shubhamsinghal.com पे भी मिल जाएगा। अगर द बेस्ट वे इज वी स्मार्ट के चैनल पे जाओ, वहां पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, रजिस्टर करो। टेलीग्राम का ग्रुप, लेक्चर्स, प्रोविजंस और आपके एक्सेस भी आपको वहीं से मिलेंगे। सारे लेक्चर्स अपने यूट्यूब में नहीं होने वाले हैं, 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे, बाकी के लेक्चर्स नहीं होंगे। तो प्लीज जाकर के रजिस्टर कर लो, फ्री है, कोई भी पैसे नहीं है, जाकर के रजिस्टर कर लो, पढ़ के आना। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 आज आप लोगों का होमवर्क है। तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। मेरा काम है आपको क्वेश्चन छाट छाट के बताना। क्वेश्चन नंबर 7 तक होमवर्क है, 1 to 7 कल करके आ जाना। क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, ऑनलाइन वाले तुम लोग मेरे को जरूर कमेंट पे बताना तुम लोगों को कैसा लगा। गाइज, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन, दैट्स ऑल वी आस्क फॉर। इफ यू लाइक द लेक्चर, वट एवर इट वॉज, स्पीड, स्लो, वट एवर इट इज, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। एंड तुम लोग तो यही बता देना। और
लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चलो गाइस, थैंक यू, आई विल सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम, बाय बाय, गुड डे।